तो स्वागत कीजिए आज के इस खास एपिसोड में। हमारे खास मेहमान हिसार से एमपी चौधरी बृजेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये एसी रूम में बैठ के प्लानिंग करना, फाइल पे प्रोग्राम्स बनाना और उसके बाद धूप में धक्का खाना, इन दोनों में क्या, क्योंकि अभी तो आप नए नए ही हैं, पहला टेन्योर है। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो सार्वजनिक जीवन है या राजनीतिक जीवन जो है उसमें और जो आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे काम करते हैं, दोनों में फ़र्क है। और फ़र्क शायद काम में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उसका तरीका है उसमें फ़र्क है। जिस प्रकार से वो आपकी ज़िंदगी पे असर डालता है उसमें फ़र्क है। ध्येय तो दोनों का एक ही है, दोनों में जन सेवा। तो उधर वाले में आप फ़ोन नहीं उठा सकते थे, इधर वाले में फ़ोन नहीं उठाएंगे तो लापता का पोस्टर तुरंत चस्पा हो जाएगा इलाके में ना। बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि वहाँ पे काफ़ी हद तक आपका समय आपका अपना है और जवाबदेही के नाते भी जवाबदेही लिमिटेड है। वहाँ पे जवाबदेही वहाँ आपकी सिर्फ आपके इमीडिएट बॉस हैं या जो प्रदेश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है सिर्फ उसके प्रति आपकी जवाबदेही होती है। लेकिन यहाँ पे जवाबदेही जो है वो निरंतर है, लगातार है, रोज़ की है। और वहाँ पे आपको मौका मिलता है अलग अलग पोजीशंस पे, लेकिन फिर भी आप काम साइलो में ही करते हैं। जो महकमा आपका है या डिपार्टमेंट ये पॉलिटिक्स में आना आपकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि फैमिली का कंपल्शन, चौधरी साहब का कंपल्शन है ना, सर छोटू राम की विरासत, ये कंपल्शन? देखिए, यदि उसको मैं कंपल्शन या मजबूरी का नाम तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि बड़ा बड़ा मुश्किल है यदि आपका पूरा बचपन एक ऐसे माहौल में बीता हो जहाँ पे आपने अपने इर्द गिर्द हमेशा राजनीति देखी है, तो उससे अपने आप को बिल्कुल अलग करना आसान नहीं। हालांकि मैंने कोशिश की थी और ख़ास तौर पे ये मेरे जो माता पिता हैं उनका भी एक प्रयास था कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ। और मैंने नौकरी में भी कभी नौकरी को और राजनीति को मिक्स नहीं होने दिया। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मन में हमेशा से था कि देर सवेर जाना तो है यहीं पे। अच्छा, ये डिसाइडेड था। लेकिन हाँ, ये समय बहुत बीत गया था। 21 साल की सरकारी नौकरी एक लंबा समय है, तो आदमी का वो जो एक टेम्परामेंट है वो थोड़े अलग तरीके का। क्योंकि मैंने देखा है कि जो ऑफिसर्स होते हैं, है ना, खास के सरकारी नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर वाला तो कर भी नहीं पाएगा बेचारा, उसका टेम्परामेंट पॉलिटिक्स वाले यहाँ दिन रात झूठ बोलना है। आप कर सकें ना कर सकें, आपको हाँ हाँ कहते रहना है। आपके कंस्टिट्यूएंसी से आदमी आए, वो बोलेगा सर ये तो अभी जो है सनसेट के समय में सनराइज़ हो रहा है, आपको हाँ कहना है, क्योंकि आपको उसको खुश रखना है। और खुश इसलिए रखना है कि हर 5 साल के बाद उसका वोट चाहिए आपको। नहीं, खैर मैं इसको उस तरह से तो नहीं देखता, क्योंकि ना मेरे को नौकरी में रहते झूठ बोलने की आदत थी, ना मैं अब बोलता। मुझे नहीं पता वो फ़ायदे की बात है या नुकसान की बात है, क्योंकि मुझे 1-2 लोगों ने कहा भी कि जी आप जब होने वाली चीज़ ना हो सीधा मुंह पे मत कहा करो कि नहीं हो सकता, आदमी को शायद बुरा लगता है। मैंने कहा जब कोई होने वाली चीज़ ही नहीं है, उसका बिना बात में आप किसी को फिर भी सिफारिश करें या उसकी रिकमेंडेशन करें, मैंने कहा वो तंत्र नहीं बनता। क्यों किसी आदमी को बुलावे में रखा जाए या बार बार उसके चक्कर लगवाए जाएं जब आपको पता है कि ये होने वाली चीज़ है ही नहीं। तो मैं खैर उस मामले में थोड़ा स्पष्टवादी हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि दोनों में पब्लिक डीलिंग्स में बहुत फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे आपका मुख्य काम जो है वो कोई भी व्यक्ति या समूह लोगों का आपके पास जो आता है किसी समस्या के लिए, उसमें आप एक हिसाब से उनकी बात को प्रशासन के उस स्तर पे पहुँचाने की कोशिश करते हैं जहाँ से वो काम हो सके। तो उस नाते वो सच झूठ की बात नहीं रह जाती, क्योंकि उसमें जो डिसीजन है वो तो उस अधिकारी का या जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका है। जब आप प्रशासनिक अधिकारी स्वयं होते हैं तो ये ज़रूर है कि उस छोटे दायरे में, लेकिन कलम आपकी अपनी होती है, आपके हाथ में होती है। ठीक है, तो वो फ़र्क है। कलम आपकी क्लैरिटी भी है। हिसार को लेके कितनी क्लैरिटी है पॉलिटिकली? हिसार, वो एक आपने सुना है ना, 1 अनार 100 बीमार। तो आजकल हर आदमी
हिसार से चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे बीजेपी के बाहर हो, गठबंधन के अंदर हो, बाहर हो, हिसार को लेके क्या क्लैरिटी है? देखिए, जो हिसार और जींद का जो क्षेत्र है, ये मैं कारणों की तफसील में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी समय से ये आप क्या बोलें, हरियाणा की राजनीति का एपी सेंटर जो आपने वर्ड यूज किया, वो है, क्रांति की जन्मभूमि है। बहुत बड़े सारे बड़े पॉलिटिकल पद यात्रा, क्रांति, सबकी शुरुआत यहीं से होती है, जींद से। तो बहुत हालांकि ये दुर्भाग्य है कि जींद ने इतने बड़े नेताओं को दिया, और जींद वन ऑफ द सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हरियाणा में आज भी है। बहरहाल वो एक अलग विषय है। नहीं, बिल्कुल, और यही कारण है कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े, जैसा आपने कहा, नेता हुए हैं इस इलाके से, और शायद उसी कारण अभी भी उसकी जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजनीति का केंद्र है। क्योंकि राजनीति का केंद्र प्रदेश में एक या दो जगह ही होती हैं। हमारा वैसे भी छोटा प्रदेश है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत विभाजन हो उस नाते। लेकिन यदि हाँ, प्रदेश के राजनीतिक वज़न की यदि बात करें, तो एक हिसार जींद वाली साइड और एक शायद रोहतक वाली साइड जो है, हमेशा से इन्हीं को माना गया है कि तो हिसार से लड़ेंगे इलेक्शन। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये सवाल मुझसे पूछा क्यों जाता है, क्योंकि मैंने ना तो कभी इस बारे में कोई ऐसा वक्तव्य दिया या कोई बात कही जिससे शंका लोगों के मन में उत्पन्न हो। वो क्यों है, वो एक एक करके मैं आऊँगा बहुत। लेकिन जैसे आपने पूछा, इसी तरह से मेरे से और भी जो पत्रकार बंधु हैं कई बार ये सवाल करते हैं, तो मुझे पता है कि ये सवाल आपसे कई बार हुआ, बावजूद उसके ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप हिसार से ही लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का भी इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि हिसार से तो विजेंद्र ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। तो लड़ेंगे मतलब बीजेपी से ही लड़ेंगे या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं? नहीं, कोई ऑप्शन वाली कोई बात ही नहीं है। बीजेपी का मैं सांसद हूं, और मैं हमारी पार्टी का और पार्टी के नेतृत्व का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे सीधा ये मौका दिया, और एक ऐसे समय पे दिया जब मोदी जी के नाम से हम सारे, उसमें तो आपको आभारी अपने पिताजी का भी होना चाहिए। उन्होंने मतलब अपने बेटे को स्थापित करने के लिए चुनावी पॉलिटिक्स छोड़ दी, मंत्री पद छोड़ दिया, टिकट छोड़ दिया, कि भाई एक ही एजेंडा था कि मेरे बेटे को टिकट दो और जिताओ। नहीं, बाप बेटे में भी यदि आई लव यू, थैंक यू के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े, तो फिर उस रिश्ते का कोई मायने नहीं रह जाता। मैं तो सेक्रीफाइस की बात कर रहा हूँ कि आपको एस्टैब्लिश करने के लिए चौधरी बीरेंद्र सिंह ने खुद को समाप्त कर दिया। और इसी नहीं, समाप्त बिल्कुल नहीं किया, वो बिल्कुल सक्रिय हैं राजनीतिक तौर पे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वो नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि जो उन्होंने जो किया, ताकि ये आरोप ना लगे कि ये जो परिवारवाद वाली बात होती है, क्योंकि मुझे भी मेरा भी जो नौकरी में जाने का एक मुख्य मकसद था या कारण था, वो यही था कि मैं ये नहीं कहलवाना चाहता था पूरी ज़िंदगी की बड़े बाप का बेटा है, इसलिए जिस रास्ते पे वो थे उस पर चल दिया। तो मेरी एक अपनी एक लेकिन आप एमपी बने, हाँ, तो उसमें आपके फादर की वजह से ही बने। बिल्कुल बने, लेकिन बहुत से पार्लियामेंट में आप देखेंगे आईएएस अधिकारी हैं जो, क्योंकि वो आईएएस में थे और एक बड़े मुकाम पे पहुंचे, रिटायर हुए, और उसके बाद वो राजनीति में आए हैं, तो वो रास्ता हो सकता था। लेकिन मेरी पहचान मेरे पिताजी और मेरे परिवार की वजह से है, उसमें कोई आप हिसार से चुनाव लड़ेंगे और आप बीजेपी से ही लड़ेंगे। बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई जो कई घर घूम कर आए हैं, अपना भी एक घर बनाया था, फिर उस घर को किसी के घर में मिलाया, फिर इधर हुआ उधर हुआ। कुलदीप बिश्नोई ने भी इच्छा जाहिर की है कि वो हिसार से ही लड़ना चाहते हैं। उनकी कर्म भूमि, जन्मभूमि, सब भूमि वही है। बिल्कुल, उनके परिवार का, चाहे भजन लाल का बड़ा असर रहा है इस इलाके में, और कुलदीप जी खुद भी सांसद थे हिसार से ही, उनके पिताजी तो थे ही खैर। तो ठीक है, अब वो क्योंकि बीजेपी में आए हैं, सीनियर लीडर हैं, तो हो सकता है उनका भी हिसार से अगला टिकट आपको क्यों और उनको क्यों नहीं? मैं तो नहीं कह रहा कि उनको दे दो, लेकिन अगर वो लड़ने के इच्छुक हैं और राजनीति में कोई आदमी है और वो इलेक्शन लड़ने का इच्छुक ना हो,
तो बात स्वाभाविक सी होगी। तो मतलब राजनीति में आप महत्वाकांक्षा ना आप रखें। बेहतर कैसे उनसे, अगर बीजेपी को कल टिकट देना हो? नहीं, बेहतरी की बात नहीं है। मैं मौजूदा सांसद हूं और मेरी नज़र में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मेरे प्रति लोगों में कोई बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो या पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो। और कई मौक़ों पे मैंने ऐसे विषयों को भी मैं मुखर हुआ हूँ उनके ऊपर, जो भले ही किसी को अच्छी लगी हो या ना लगी हो, लेकिन क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें थी तो उस पर भी बात की है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पे या परफॉर्मेंस के नाते कोई बदलाव की कोई ज़रूरत हो। एक और स्टेटमेंट हाल में ही आया, चौधरी रंजीत सिंह नाम है उनका। जब सिरसा में रैली हुई तो अमित शाह उनके घर भी गए, चाय वाय भी पी। उन्होंने भी कहा कि अगर पार्टी चाहे तो बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे हिसार से हम चुनाव लड़ सकते हैं। वो भी वही बात है, मैं क्या बोलूँ, वो तो मेरे पिताजी की उम्र के हैं, शायद उनसे भी बड़े हैं, बहुत बहुत पुराने नेता हैं और मेरी बस शुभकामनाएं हैं उनके लिए। उससे ज़्यादा मैं अपने से इतने बड़े व्यक्ति के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। एक पॉलिटिकल राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है, हालांकि कई बार चंडू खाने की भी खबर होती है, चर्चा होती है, लेकिन अब आप सामने हैं तो वो मैं लोभ स्मरण कर नहीं पा रहा हूँ। एक चर्चा ये है कि अगर एक फला सेक्ट में दिया जाए तो चौधरी रंजीत सिंह को दे दे टिकट, है ना, बावजूद इसके ये जानते हुए कि आप सिटिंग एमपी हैं बीजेपी से, और अगर एक फलाने उसमें जाना हो तो रणवीर गंगवा को दे दिया जाए टिकट। ये सब बातें आपके कान तक पहुंचती तो होंगी? नहीं, ये पहुंचती हैं कानों तक और ज़्यादातर ये बातें मुझे पत्रकार साथियों से ही मिलती हैं। तो और मेरा हमेशा ये कहना है कि राजनीति और ख़ास तौर पे लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि कुछ ना कुछ नया होता रहना चाहिए, ताकि लोगों की रुचि भी बनी रहे, नेताओं की भी रुचि बनी रहे। क्योंकि अंत में किस्मत कह लीजिए या नियति कह लीजिए, कामयाबी तो 2-4 को ही मिलनी है। तो बाकी जो इतनी बड़ी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, उसमें भी लोगों का टिका रहना बहुत ज़रूरी है। तो र्यूमर जो है वो उसका एक बहुत अब एक संकट और है हिसार को लेके। अब आपका जिनसे सबसे ज़्यादा विरोध रहा है, ठीक है, उसके अपने पॉलिटिकल कारण हैं। उचाना से डिप्टी सीएम हैं, उनकी पार्टी पहले सबसे ज़्यादा शुरुआत आपके उचाना से ही हुई कि गठबंधन तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए। ये सब चल रहा था कि सुना कि रसमलाई खाकर आए, कई प्लेट रसमलाई खाया वहाँ एनडीए की मीटिंग में। अब अगर एनडीए के वो कोलिजन पार्टनर हो गए, गठबंधन के साथी हो गए, फॉर्मली हो गए रसमलाई खाकर दिल्ली में, तो अब वो सीट भी चाहिए। अब सीट चाहिए तो जेजेपी से दुष्यंत हिसार से ही एमपी थे, तो पहला क्लेम गठबंधन में फिर हिसार का ही रहेगा। तो गठबंधन अगर रहा, जो कि है, और अगर सीट उनको दिया गया तो हिसार में फिर वहाँ पेच फंसेगा। नहीं, देखिए, गठबंधन में सीट किसको कौन सी मिलेगी नहीं मिलेगी, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, ये तो एक अटकलबाजी होगी। लेकिन गठबंधन तो है ना, नहीं, वही एनडीए के पार्टनर हो गए, मतलब लोकसभा चुनाव तक तो मान के चले ही। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जहाँ तक एनडीए का सवाल है, ऐसा नहीं है कि एनडीए का पुनर्गठन हुआ हो। एनडीए की 50वीं सालगिरह पे समारोह किया गया था, जिसमें जितने भी एनडीए के घटक हैं, नए या पुराने कह लीजिए उनको, उन सबको आमंत्रित किया गया और ये तो सरकार में हिस्सेदारी में है। तो जो आप बात कह रहे हैं वो तो होनी थी, वो तो उसमें निमंत्रण भी जाना था और उनको आना भी था। लेकिन इसमें यदि हम ये पढ़ें कि ये इलेक्टोरल अलायंस हो चुका है, वो बात मैं कम से कम अभी तो नहीं मानता। आपको लगता है कि इलेक्टोरल अलायंस नहीं है? नहीं, ये सरकार चलाने का अलायंस था, वही है। अभी तक जो आप बात कह रहे हैं या इशारा कर रहे हैं आने वाले चुनाव की दृष्टि से, उसको मैं इशारा थोड़ी करूं, मैं तो खुल्लम खुल्ला उसको मैं कम से कम आज उस बात से सहमत नहीं हूं अभी। आपको लगता है कि गठबंधन में मतलब इलेक्टोरल नहीं है? ये सिर्फ गठबंधन इलेक्टोरल नहीं है, उसमें मतलब जेजेपी को कोई भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं मिलेंगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। वो तो तब की बात है यदि आप चुनाव में इकट्ठे जाएं एज एन अलायंस,
वो तब की बात है। लेकिन जो मैंने कहा वो सिर्फ इतना है कि ये अलायंस जो है, ये अलायंस सिर्फ हरियाणा में सरकार चलाने का है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, तो एक स्थायित्व देने की बात थी, और यही स्थिति अभी भी है। मतलब एनडीए की मीटिंग में जो बुलाया उनको, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं? नहीं, एनडीए वो तो सरकार का हिस्सा है हमारे हरियाणा में, और एनडीए की मीटिंग यदि कॉल होती है तो बिल्कुल निमंत्रण जाएगा उनको। ये दुष्यंत चौटाला से जो टकराव की स्थिति है, हालांकि 5 चुनाव संभवतः आप लोग लड़ चुके हैं, आपका मतलब आपकी फैमिली और उनकी फैमिली, है ना, एक पॉलिटिकल कंपटीशन तो है ही, 3-2 से आप आगे हैं, 3 आप जीते, 2 वो जीते। लेकिन वो उचाना में अब आप लोग कह रहे थे कि वो तो वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो कह रहे हैं जी लिख के ले लो कि हम चुनाव यहीं से लड़ेंगे, ये मतलब लिखना पढ़ना ये सब चल रहा है। ये क्या है जाकर के उचाना में पेच फंस जाता है? और ये उचाना से ही ये पिछला जो एपिसोड हुआ जो बीजेपी प्रभारी का, वो शुरू ही आपके उचाना से हुई, बिल्कुल वो उसी का एक्शन रिएक्शन काउंटर रिएक्शन ये चलता रहा। देखिए, हमारा तो उचाना घर है, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के यहाँ जाके उनको राजनीतिक तौर पे हिलाने या दबाने के लिए गए हों। हमने तो अपने घर से चुनाव लड़े हैं, चाहे मेरे दादाजी हों, चाहे मेरे पिताजी हों, उसके बाद मेरी माँ ने भी चुनाव 2 लड़ लिए वहाँ से। तो उनका यदि आप देखें पृष्ठभूमि, तो उनका प्रयास हमेशा यही होता है कि जहाँ भी उन्हें लगे कि कोई पोटेंशियल लीडरशिप डेवलप हो रही है, उसको किस प्रकार से रोका जा सके या दबाया जा सके। इसका इंटरप्रिटेशन तो एक और ये भी हो सकता है कि आप कभी घर से नहीं निकले और वो फैमिली पूरे हरियाणा में, राजस्थान में जाके चुनाव आपको आपके घर में ही जाकर के हरा दे रहे हैं, तो ये इसका एक इंटरप्रिटेशन तो, व्याख्या तो ये भी हो सकती है ना? हो सकती है, लेकिन घर में रहने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी बड़ी संस्था या बड़ी पार्टी का हिस्सा नहीं हो। तो मैं अपनी तो ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को तो 4 साल ही हुए राजनीति में आए, लेकिन मेरे पिताजी चुनाव वहाँ से लड़े हैं हमेशा, लेकिन जो उनका राजनीतिक क्या बोलें फैलाव रहा है, वो तो हरियाणा और राष्ट्रीय स्तर दोनों पे रहा है पार्टी के नाते। चाहे पहले कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी थी, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कभी इस तरह से या इस नीयत से प्रयास नहीं किया गया कि किसी दूसरे को, कोई अगर इमर्जिंग लीडरशिप है, उसको दबाने की नीयत से कहीं इलेक्शन लड़ा हो या आसान सीट ढूंढ के इलेक्शन लड़ा हो। इस प्रकार की राजनीति हमने कभी नहीं की। ठीक है, एक बार जब मैं देखता हूँ, समझता हूँ, तो जो एक टकराव की स्थिति है, या बीजेपी में जैसे मैं बहुत सारे नाम बोल रहा था कि कुलदीप बिश्नोई, तो कभी रंजीत चौटाला की चर्चा हो जाती है, कभी रणवीर गंगवा की चर्चा हो जाती है, तो मैं ये सोच रहा था कि आप दूसरे कंस्टिट्यूएंसीज में इतनी चर्चा तो होती नहीं है, लेकिन हिसार को लेके बहुत होती है। क्या इसकी एक वजह चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का ज़्यादा बोलना? मैंने ही इंटरव्यू किया आज से कुछ साल पहले, तो मैंने बीच इंटरव्यू में उनको कहा कि आपको ये समझ में आ रहा है चौधरी साहब कि आप पार्टी लाइन से क्रॉस करके पता नहीं कितने 100 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं? तो बोले हाँ, मुझे इस बात का एहसास है। हमने कहा आप हर लाइन में एक हेडलाइन दे रहे हैं, तो उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो साफ गोई राजनीति में मेरे परिवार में रही है, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो समाज में और राजनीतिक हलकों में जो एक इज़्ज़त और सम्मान है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण वो भी है कि किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, किसी प्रकार का द्वेष नहीं है और किसी प्रकार की झूठ नहीं है। और ठीक है, वो चीज़ कई बार आपको नुकसान कर देती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति में आप इकलौते खिलाड़ी तो हैं नहीं, और भी मैदान में बहुत लोग हैं, और हर व्यक्ति अपने अनुसार आपके कहे को जहाँ भी उसे जो बात कहनी है उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, वो आपके पक्ष की बात हो या आपके विरोध की बात हो, तो वो चीज़ ठीक है। लेकिन मतलब चौधरी साहब चूंकि बड़ा क्लीन हार्ट वाले हैं, उनके दिमाग मुंह में जो आता है वो बोलते हैं, और वो टकराव वाली राजनीति उनकी आज से नहीं शुरू से रही है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट, चाहे वो पार्टी के अंदर हो बाहर हो, क्योंकि आप साफ साफ कहेंगे तो टकराएंगे। उस टकराने का, है ना, चौधरी साहब के सेक्रीफाइस से आप एमपी तो बन गए जी, है ना,
उनके इस सेक्रीफाइस से कहीं आपको नुकसान 2024 में ना हो जाए? देखिए, आपकी उड़ान तभी होती है जब आप हवाओं के विपरीत जाने की कोशिश करें। ऊंचाई तभी मिलती है। हवा के साथ चल के तो दुनिया पार हो जाती है। उसमें ना कोई मज़े वाली बात है और ना उड़ान भरने वाली बात है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हिसार में इतने कैंडिडेट्स तैयार हुए हैं, मुझे अब दूसरे हलकों का तो नहीं पता, लेकिन अगर इतने कैंडिडेट्स किसी एक पार्टी में ही तैयार हो रहे हैं, नॉर्मली उसको उस पार्टी की शक्ति का एक संकेतक माना जाता है कि जहाँ पर टिकटार्थी ज़्यादा हों, इसका मतलब वो पार्टी मजबूत स्थिति में है, इसलिए इतने लोग उसके लिए कई बार कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में ये फार्मूला नहीं है, ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है जहाँ पे न्यूटन की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी पढ़नी हो। इस तरह में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ पजामा खींच पार्टी इन एवरी पार्टी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा लोग अगर एक अनार के लिए बीमार पड़े तो ये डार्विन और न्यूटन वाली सारी थ्योरी फेल हो जाती हैं यहाँ। देखिए, ये तो मानव स्वभाव है, और ख़ास तौर पर दल जितना बड़ा होगा उसमें मैं सीधा स्पष्ट पूछता हूँ आपसे, चौधरी बीरेन्द्र सिंह के बहुत हार्ड स्टेटमेंट का आपको कोई नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? मैं उसको किसान आंदोलन के समय, मैं उसको फायदे, खिलाड़ियों के समय, हरियाणा सरकार के कामकाज पे उनका स्टेटमेंट, नहीं, मैं उसको ना तो फ़ायदे नुकसान की नज़र से देखता हूँ, बल्कि ज़्यादातर बातें वो कहते हैं जो मैं उससे सहमत भी होता हूँ, और जो विषय आपने गिनाए उन पे मेरी मुखरता भले ही उनसे कम रही हो, लेकिन मेरा विचार करीब करीब उसी तरह का रहा है। और मैंने भी अनेक मंचों से जहाँ भी मुझसे पूछा गया उन विषयों के बारे में, तो मैंने भी जो अपने विचार व्यक्त किए वो उनके विचारों से भी ज़्यादा भिन्न नहीं थे। तो क्योंकि देखिए, जो इतनी बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मानसिकता या सोच इतनी संकुचित हो कि सिर्फ आप एक दायरे में ही सोचें। हर पार्टी में बहुत से लोग हैं जो अलग अलग विचार रखते हैं, और उन विचारों के इकट्ठे होकर ही इतनी बड़ी पार्टी बनती है। सिर्फ एक विचार से इतना बड़ा संगठन नहीं बन सकता। ये 2024 तक भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच हो जाए, ये इसी स्टेटमेंट पे आप कायम रहेंगे कि हर पार्टी में बहुत सारे विचार होते हैं, है ना? बिल्कुल, मतलब इन विचारों का खामियाजा जी, ये तो हालांकि 2024 में पता चलेगा जब टिकट बंटवारा होगा, तब भी आप इसी स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे? नहीं, ये तो जीवन का सत्य है मेरे हिसाब से। कोई इसमें ये स्टेटमेंट नहीं है, ये तो एक विश्वास की बात है, और मैं मानता हूँ इस बात को। उचाना में कह रहे हैं कि दुष्यंत कि वो खुद लड़ेंगे। आपने देखा ही होगा, जितने दर्शक हैं वो सबको पता है क्या क्या स्टेटमेंट आता रहा। पिछले इंटरव्यू में चौधरी बीरेन्द्र सिंह कह रहे थे कि अगर पार्टी ने मौका दिया तो हो सकता है मैं वापस चुनावी राजनीति में आ जाऊं और उचाना से मैं लड़ूं। कौन लड़ेगा, पापा या मम्मी? नहीं, उसका वो निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन यदि यहाँ चौधरी साहब लड़ने का अगर मन बनाते हैं तो बात ही खत्म, उसके बाद कोई बहस ही नहीं है। तो चौधरी साहब उचाना से लड़ेंगे अगर वो लड़ना चाहेंगे। हाँ ठीक है, अगर लड़ना चाहे और पार्टी अगर टिकट दे तो उचाना से चुनाव लड़ेंगे। तो ये फिर होगा दुष्यंत वर्सेस या चौधरी बीरेन्द्र सिंह वर्सेस दुष्यंत। दुष्यंत कहते हैं कि उचाना में हमने वो कर दिया जो पिछले 150-200-300 साल में चौधरी साहब नहीं कर पाए। नहीं, चलिए, वो तो खैर कहने की बात है। बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो काम पिछले 4 साल में हुए हैं, हालांकि वो हमारे गठबंधन की सरकार है तो मेरा कहना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सच्चाई है वो ज़मीन पे है। क्या? मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ कुछ भी हुआ है। आज के दिन भी जो 2014 से और 19 वाली टर्म में जो काम हुए हैं, उनसे यदि आप तुलना करेंगे तो आपको तुलनात्मक भी कुछ नहीं मिल पाएगा, ढूंढना पड़ेगा कि कहीं कुछ हुआ है। तो आज के दिन भी यदि आप सिर्फ उचाना की बात कर लें, क्योंकि वो अब
सब डिविजनल हेडक्वार्टर बना हुआ है, तो वहाँ जितनी भी सुविधाएं आई हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं आई हैं, चाहे एसडीएम का ऑफिस हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे अनाज मंडी हो, इतना बड़ा वहाँ गेस्ट हाउस बना है वो हो, उसको देख लीजिए। या अगर आप अलेवा साइड में चले जाएं तो लड़कियों का बहुत बड़ा एक वहाँ कॉलेज की स्थापना हुई थी, बाद में वो कोएड हो गया था। और उसके अलावा जितने भी केंद्रीय विद्यालय की बात करें, वो सारे काम जो हैं वो 2019 से पहले के हुए हैं। एक भी बड़ा नया काम 2019 के बाद से उचाना में नहीं हुआ। दुष्यंत चौटाला एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपके लिए बड़ा कठिन सवाल होगा ये, इसका जवाब देना भी बड़ा धर्म संकट है क्योंकि कोलिजन सरकार है, सब है, लेकिन ऑनेस्टली कैसे आप उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं? अभय चौटाला दूसरे तरह की बात करते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरे तरह की बात करते हैं, बीजेपी में ही बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं। एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप उनको कैसे रेट करते हैं? देखिए, युवा हैं, युवा वाली ऊर्जा उनमें होगी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसको परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट होते मैंने तो देखा नहीं। और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, सिर्फ उचाना के उदाहरण दूंगा, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ हुआ है। उसके अलावा भी जो उनकी मुख्य 2-3 बातें थी, ना तो वो लागू हुई हैं, जैसे, और वो लागू हुई भी हैं तो उनका अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला है। युवाओं को 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में आरक्षण देने की जो बात थी हरियाणा के लोगों को, आप पूछ के देख लीजिए, अगर किसी को उस नाते नौकरी मिली हो तो मेरा ज्ञानवर्धन भी हो जाएगा। पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन में 5100 रुपये करने की बात हो, मतलब कोई भी जो भी मुख्य था तो उनका यही था, क्योंकि उन्होंने युवाओं को रिझाया था। वो एक बहुत बड़ा कारण था कि उनको उस संख्या में वोट मिली और उतने एमएलए भी बने। उनके लिए कुछ हुआ हो जिसका कोई असर नीचे आया हो, कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आया। जेजेपी का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? पॉलिटिकल फ्यूचर मेरा ये मानना है कि एक खास तौर पे एक छोटा प्रदेश हरियाणा, क्योंकि बड़े प्रदेशों की श्रेणी में नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, उसकी अपनी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन साइज़ के हिसाब से एमपीज़ या एमएलएज़ की संख्या के हिसाब से छोटा स्टेट है। और छोटी स्टेट में जब 2 राष्ट्रीय दल स्थापित हो जाएं तो क्षेत्रीय दल की उसमें भूमिका जो है वो धीरे धीरे नगण्य होती जाती। क्यों? आईएनएलडी की सरकार रही है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो जब आप जिस समय की आप बात कर रहे हैं, वो समय वो था जब राष्ट्रीय दल एक था और दूसरी तरफ रीजनल पार्टी होती थी। अब मुकाबला जो है वो सीधा 2 राष्ट्रीय दलों के बीच का होना शुरू हो गया है। और उस संघर्ष में जो क्षेत्रीय दल है एक छोटे प्रदेश में, उसका सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो आप जेजेपी का कोई फ्यूचर नहीं देखते हरियाणा में अब? नहीं, मैं उस नाते नहीं देखता कि उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका राजनीतिक तौर पे रह सकती है आगे आने वाले समय में। जेजेपी टूटकर 2 पार्टी हो गई है ना, आप बीजेपी में हैं, एक तरफ जेजेपी है, आईएनएलडी है। इन दोनों को अगर आप देखें तो कैसे देखते हैं, जेजेपी वर्सेस आईएनएलडी? देखिए, वैसा तो मेरा उनके बारे में आकलन करने का कोई तुक नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल और जो उसके पहले नाम रहे थे, लोकदल भी था, दमकीपा भी था, और इस तरह के कई उसके अवतार अलग अलग समय पे आए, लेकिन वो एक सशक्त राजनीतिक की बात नहीं है। और उसका विभाजन जो 2019 में जिस प्रकार से हुआ, 2018 या 17-18 में जिस प्रकार से उसका विभाजन हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों दल अब कभी भी उस प्रकार से उभर पाएंगे या उस प्रकार का स्थान हरियाणा की राजनीति में ले पाएंगे जो उनका 50-60 सालों तक रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस, है ना, फिर हम जरा आपके काम पे भी चले जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस, क्योंकि मैं आपको जरा, आपने तो यूपीएससी क्रैक किया हुआ है ना, तो ये वाला जो है इसमें आपका क्या ओपिनियन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना, क्योंकि आप अभी भी, मैं ये मानता हूँ कि आप हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं हो पाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैसे विश्लेषण, किस नज़र, क्या आपका?
वही बात है, मतलब इतने सीनियर व्यक्ति का विश्लेषण मैं क्या करूं, मतलब वो तो सर उतना लंबा, वो तो ग्रेजुएशन में पढ़ने वाला पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इतना लंबा राजनीतिक करियर है, 10 साल हरियाणा के, मतलब व्यक्ति विशेष पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, एसआर के हैं, देखिए कांग्रेस एक एसआर के मुंबई में है, अब वैसे तो एक एसआर के हरियाणा में है। वैसे तो हरियाणा में या कांग्रेस के बारे में मेरी टिप्पणी करना या उनके बारे में उनका ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है कोई लंबी चौड़ी बात मेरे से बनती नहीं, लेकिन ये तो सबको दिखता ही है कि कांग्रेस पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में विभाजित पार्टी, और विभाजन भी कोई छोटा मोटा नहीं, बड़े बड़े धड़े हैं और एक या दो नहीं है, आधा दर्जन के आसपास हैं। तो राजनीतिक तौर पे इस प्रकार की पार्टी कैसे अपने आप को समेट के और एक पूरा अपने आप को एक लड़ाई में झोंक पाएगी, मुझे तो उसके बारे में शक। बहुत संक्षेप में, आम आदमी पार्टी को लेकर के बहुत चर्चा होती है और हरियाणा के पॉलिटिक्स पे उसका असर क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल आज की तारीख में आप क्या देखते हैं फ्यूचर? देखिए एक समय था करीब 2013-14 के आसपास, क्योंकि एक बार बहुत ज़बरदस्त चर्चा हुई थी कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी भी जो है नहीं, मैं वहीं पे पकड़ने वाले मैं वहीं पे, मैं उससे भी बल्कि पहले जा रहा हूँ। जब अन्ना आंदोलन हुआ और जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उस समय एक बड़ी हलचल थी हरियाणा में भी कि अब इनका अगला जो स्वाभाविक सा जो फैलाव है वो हरियाणा में होगा। वो फिजल आउट हो गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो पंजाब हो गया इसी प्रकार से 2000 कितने 1.5 साल हो गया, हाँ 1.5 साल लगभग हो ही गया। 1.5 साल पहले जो पंजाब में जो सरकार बनी, मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, हरियाणा में भी उसका बुखार सा चढ़ गया था लोगों को कि पता नहीं कितना बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हरियाणा में होने वाली है। लेकिन वो सिर्फ एक जो वो मोमेंटम सा बना था वो 2-2.5 महीने में फिजल आउट हो गया, ख़त्म हो गया। और उसके बाद से अब तक तो ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी फ़िलहाल कोई स्थान अपना बना पाई है, क्योंकि कुछ बाई इलेक्शंस भी हुए जो उन्होंने कंटेस्ट भी किए, अपनी तरफ से उन्होंने बहुत ज़ोर भी लगाया। आदमपुर का उदाहरण आपके सामने है, ज़मानत जब्त तो छोड़िए, मेरे ख्याल से कितनी शायद 3000 वोट आई पूरे चुनाव में। तो ठीक है, वो एक नई पार्टी है, नई सोच के साथ आए हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि उनको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक डिसरप्टिव फोर्स है। दिल्ली में सरकार होगी, 2 टर्म्स हो गई, पंजाब में सरकार आ गई है, गुजरात में भी उन्होंने अच्छा खासा एक वोट शेयर लिया है, नेशनल पार्टी हो गई, नेशनल पार्टी का उनको दर्जा मिल गया है। तो उस नाते उनको हल्के में तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हरियाणा की राजनीति में मैं आज के दिन कम से कम नहीं मानता कि उनकी कोई भूमिका रहेगी 2024 के चुनाव में। हरियाणा सरकार की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, या उसको सुधार की क्या ज़रूरत है? नहीं, देखिए कोई भी सरकार जब अपने सेकंड टर्म के अंत में पहुंचती है तो एक वर्ग तैयार हो जाता है जिसकी कुछ उम्मीदें होती हैं जो शायद पूरी ना हुई हों। तो उस तरह का एक फटीग भी सेट इन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक ही व्यवस्था यदि 2 टर्म्स तक लगातार चले तो। लेकिन अन्यथा जो हरियाणा में भाजपा की सरकार रही है पिछले 9 साल से, उसकी नीयत कम से कम ठीक रही है। एक ईमानदार सरकार देने का प्रयास रहा है, और जो एक बहुत सारे आरोप लगे इसी ईमानदार सरकार पे। नहीं, आरोप तो लगेंगे, जब इतना लंबा समय कोई सरकार रहती है तो आरोप लगना स्वाभाविक सी बात है। विपक्ष का काम भी आरोप लगाना ही है, और वो ढूंढते हैं कि कहीं पे कोई कमी मिले, कहीं पे कोई नहीं, बहुत सारे करप्शन के चार्जेस। वही मैं कह रहा हूँ कि करप्शन की बू कहीं से आए तो उसके ऊपर उसको वो उजागर करने का प्रयास करें, विपक्ष का काम है। और हो सकता है कहीं किसी क्षेत्र में कोई ऐसी खबरें आई भी हों, लेकिन ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं ये जो पोर्टल के बारे में आजकल जो चर्चा होती है ख़ास तौर पे, देखिए टेक्नोलॉजी जो है उससे आप भाग नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको
अंतिम छोर तक जो लोगों को आपने फ़ायदा सरकार के नाते देना है वो देना भी पड़ेगा। हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपका लोगों से जो कनेक्ट है उसमें कमी आ जाए। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंटरफेस एक अलग बात है। बहुत जगह मान्यता है कि यदि बीच में से व्यक्ति को हटा लिया जाए और अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवस्थाओं को बनाया जाए तो उसमें करप्शन की संभावना बहुत कम हो जाती है। डायरेक्ट डीबीटी जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जिसका पैसा जितना मिलना है वो सीधा उसके खाते में जाता है, लेकिन उसकी आड़ में कहीं ये ना हो जाए कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका लोगों से संपर्क कम हो जाए, वो घातक हो सकता है। और उसके बारे में हमें चाहे सरकार के तौर पर या पार्टी के तौर पर हमें सचेत रहना चाहिए। उसके लिए तो आपके इंटरनल मीटिंग्स में कई दफ़ा आवाज़ उठ रही है। बिल्कुल बातचीत होती है, कई लोग ये कह रहे हैं। बिल्कुल। बहरहाल हम ज़रा वापस हिसार पे लौटते हैं, और आपके पिता तुल्य हैं, जो हो सकता है कि हिसार में आपको आजकल बहुत नज़र भी आ रहे हैं, आगे भी 2024 में भी नज़र आएंगे। ज़रा पहले सुन लीजिए, फिर उससे जुड़ा हुआ सवाल है वो मैं आपसे करता हूँ। वो मेंबर पार्लियामेंट है, जनता को बताए कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया कि नहीं बनेगा, कोई संभावना है कि नहीं है। आज के हिसार की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना, हिसार में कुछ नहीं बना। ये जयप्रकाश हैं, जो हो सकता है कांग्रेस की तरफ से अगली बार कैंडिडेट भी हों, हिसार से पहले भी लड़ चुके हैं। और ये जो एयरपोर्ट है, ये पता नहीं यहाँ से हवाई जहाज कब उड़े ना उड़े, काम तो खैर चल रहा होगा, लेकिन उस पर हिसार के एमपी भी क्लेम करेंगे, हिसार के एमएलए भी करेंगे, आपके डिप्टी सीएम भी करेंगे, और भी कोई बचा कुचा रह गया हो तो वो सब के सब करेंगे, लेकिन वो काम मतलब अब तक नहीं हो पाया। क्या स्टेटस है? ये सबसे पहली चीज़ तो जयप्रकाश जी बहुत सीनियर आदमी हैं, बल्कि हिसार से 3 बार सांसद भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। मैंने कभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में ये नहीं कहा है कि ये इतनी तारीख तक तैयार हो जाएगा और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरनी शुरू हो जाएंगी। मैंने कभी नहीं कहा। मैं हमेशा इस चीज़ के बारे में अपना हाथ खींच के मैंने बात की है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा सरकार की तरफ से इसको इंटरनेशनल स्तर का बनाने का प्रयास है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट किया जा रहा है, जो सुविधाएं वहाँ पे बनाई जा रही हैं या प्रदान की जाएंगी, वो प्रदेश सरकार का पूरा प्रयास है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हों और किसी समय पर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो उसकी शक्ल वो ले सके। लेकिन इसी तरह का सवाल मैंने पिछले साल पार्लियामेंट में उठाया था, इसका स्टेटस जानने का। कोई उसमें मेरी कोई मंशा कुछ और नहीं थी, और भारत सरकार ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया था कि फ़िलहाल हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोई प्रस्ताव नहीं है, और उड़ान स्कीम के अंदर इसके अंदर आने वाले समय में जो डोमेस्टिक सर्किट है आपका, उसकी फ़्लाइट्स यहाँ पे शायद शुरू होंगी। वो कब होंगी उसके बारे में भी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि वो 4 महीने में शुरू हो जाएंगी या 6 महीने में शुरू हो जाएंगी, बिकॉज एयरपोर्ट्स उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से एक कोई बस अड्डा या बस स्टेशन। तो ये फिर हिसार एयरपोर्ट को लेकर के जो बाकी बयानबाजी होती है, हवाबाजी जो होती है, वो सब हवाई बातें हैं। नहीं, हवाई तो नहीं है, ग्राउंड पे काम तो हो रहा है। काम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके के क्लेम्स किए जाते हैं कि 2024 में सारी फ्लाइट जो हिंदुस्तान की वो हिसार से ही टेक ऑफ करेंगी। नहीं, मतलब हो सकता है कुछ डोमेस्टिक सर्किट पे फ्लाइट शुरू हो जाएं, मतलब हिसार टू उचाना, उचाना टू हिसार, ये वाली फ्लाइट नहीं, वो उनके लिए तो बसें चलेंगी या कारें चलेंगी, उसमें कोई हवाई जहाज नहीं। तो हवाई जहाज भी जब उतारना ही है तो वचनम किम दरिद्रम। लेकिन हिसार से जो आपके कुछ ये जो आपके धार्मिक स्थल हैं वहाँ की शायद फ्लाइट्स मिल जाएं, या कुछ और आपको डोमेस्टिक रूट पे कुछ और सर्किट पे कोई रूट्स आपको मिल जाएं, ये संभावना तो बिल्कुल है। अगले मेहमान हैं, जरा सुनिए कुछ कह रहे हैं। 90% से आप ये पूछ लेते ना कि यहाँ का सांसद कौन है, तो मैं लिख के बता सकता हूँ। आधे लोग ये नहीं बता सकते कि सांसद कौन है हिसार का। बता सकोगे?
किसी ने भेजा ही नहीं, कहीं देखा तुमने सांसद? और जब दुष्यंत चौटाला सांसद होते थे, डंका बजा करता है कि नहीं बजा करता? हिसार वालों का भाइयों, क्यों ढीले ढीले क्यों बोलो? बजा करता है कि नहीं बजा करता? टेलीविजन जब चलता था, लोकसभा का जब प्रसारण होता था, तो तमिलनाडु वाले भी बैठ के ये देखा करते थे, कोई काम की बात कह के जाएगा नौजवान। ये बात थी कि नहीं थी? और ये लोग जो कभी नजर ही नहीं आए और आज इस तरह की बातें करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ये सुन लिया आपने, डिप्टी सीएम के छोटे भाई हैं, बिल्कुल। दिग्विजय चौटाला नाम है, पहचानते ही होंगे शायद आप इनको। हाँ, बस यूं ही कभी नज़र आ जाते हैं। जी, आपका रिएक्शन? ऐसे व्यक्ति के लिए रिएक्शन में देना कम से कम। ये कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन एमपी दुष्यंत चौटाला वर्सेस एमपी विजेंद्र सिंह। 3.25 लाख से आ रहे थे। अगर इतने इफेक्टिव एमपी थे तो इतनी दुर्गति नहीं बननी चाहिए थी जो बनी थी। वो तो कहते हैं कि मोदी के नाम पे जीत गए आप। तो बिल्कुल, पार्टी है, पार्टी का एक नेता है, तो उसके नाम पे ही चुनाव लड़ा जाता है। इनकी अपनी पार्टी थी, यही चेहरा थे, यही मोहरा थे, सब कुछ यही थे। इनके भाई, ये तो कुछ नहीं है खैर, इनके भाई तो उनके नाम पे ले लेते, जितनी वोट मिलनी थी वो मिल गई उनको, तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। कह रहे हैं कि एमपी को तो कोई पहचानता ही नहीं है। ये पहचानते हैं। पहचानते हैं इसलिए शायद आपका नाम ले रहे होंगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, जब ये पहचानते हैं तो मान लीजिए। किसी व्यक्ति के बारे में आदमी टिप्पणी तभी करता है जब उस व्यक्ति से किसी को कोई क्या बोलूँ मैं, कोई खतरा नज़र आए। अगर ऐसा ही है तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं मौजूद ही नहीं हूँ, मेरे को कोई जानता ही नहीं, तो मेरा नाम लेके मेरा नाम का प्रचार क्यों कर रहे हैं? ये रहने दें। बीजेपी के कई लोग ये कहते हैं, जो ग्रास रूट वर्कर हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं से ज़्यादा चलती तो जेजेपी नेताओं की है, वो ज़्यादा जल्दी काम करवा देते हैं। ऐसी आपके पास भी सूचना, फीडबैक? देखिए, ये मैंने अपने आपने भी कहा है, मैंने सार्वजनिक मंच से भी ये बात कही है कि हमारा जो सिर्फ वर्कर नहीं, नेता लोग भी जो हैं, उनके अंदर भी इस बात की हलचल तो है कि सरकार तो हमारी है मुख्यतः, लेकिन जिस प्रकार से वर्कर को एक तरजीह प्रशासन में मिलनी चाहिए, शायद वो उतनी उसको नहीं मिल पाती। ये मैं मानता हूँ और इस बात में सच्चाई है। जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि ये गठबंधन है ना, कई बार सेक्रीफाइस, आपको याद होगा यशवंत सिन्हा एपिसोड, है ना, जयंत को खामियाजा भुगतना पड़ा यशवंत सिन्हा के हार्ड स्टेटमेंट का। आपको याद होगा भागलपुर सीट बिहार में शहनवाज हुसैन सिटिंग एमपी थे, लेकिन कोलिजन में जाने के बाद भागलपुर सीट बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जेडीयू को दे दिया। ये दो ऐसे उदाहरण हैं जो आपके लिए खतरे का सूचक हो सकते हैं, क्योंकि ये बीजेपी ने किया है। नहीं, खतरे का सूचक तो मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमारी पार्टी आज के दिन उस स्थिति में है जहां किसी के दबाव की ज़रूरत नहीं, ना दबाव को मानती और ना दबाव कोई पार्टी पर डाल सकता। हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ यदि कोई गठबंधन में आया है तो वो अपने स्वार्थ के लिए है। पार्टी को ज़रूरत सिर्फ इस नाते थी कि एक स्थायी सरकार हरियाणा में चले, तो बजाय ये कि आप एक दो को इकट्ठा करें, अगर कोई पार्टी का समर्थन मिल जाए तो उस नाते वहाँ तक ये बात सिर्फ है। और अन्यथा मैं नहीं मानता कि हमारे प्रदेश में पार्टी किसी भी प्रकार के दबाव में आके अपने आप को किसी कमज़ोर स्थिति में लाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब आप चौधरी बीरेंद्र सिंह यशवंत सिन्हा तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं, मैं किसी और और आप जयंत तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, मैं किसी और दूसरे व्यक्ति से ना तो मैं कोई तुलना करना चाहता हूं और ना कोई वो। और दूसरा ये है कि पार्टी, जैसे मैंने कहा, अपनी शक्तिशाली पार्टी है और हमारा अपना वजूद है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के सोचने से या किसी के कहने से हम गायब हो जाएंगे या हवा में गुल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ तो है नहीं।
अगले मेहमान को सुनिए। पिछले लगातार 4.5 साल में चौधरी ब्रजेंद्र सिंह की शक्ल भी लोग भूल चुके हैं कि हमारा कोई एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हिसार लोकसभा से है। उंचाना विधानसभा क्षेत्र में तो कई बार लोगों ने इनकी गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज कराई है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते इन्होंने कभी भी किसानों की, जवानों की या पहलवानों की आवाज़ अपनी असेंबली के अंदर नहीं उठाई। ठीक है, हालांकि इसमें तो मैं करेक्शन कर दूं कि चौधरी साहब तो बदनाम ही हैं किसानों की आवाज़ उठाने के लिए। बहरहाल ऑपोजिशन के लोग हैं तो बोलेंगे, वो बेइंतहा इश्क। ये आम आदमी पार्टी के लोकसभा के हिसार के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, है ना। तो नई पार्टी है, नए अध्यक्ष हैं। झूठ बोलने की आदत है, नई बात नहीं है। ठीक है, मतलब अगर जवानों पे मैं नहीं बोला, किसानों पे मैं नहीं बोला और पहलवानों पे मैं नहीं बोला, तो बोला कौन है बीजेपी से, इनसे पूछ लेना कभी। जी, इसलिए मैंने उनको मैंने ही करेक्ट कर दिया। एक अगला रिएक्शन और देख लीजिए। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ विजेंद्र जी से कि सबसे पहली बात, जब किसान आंदोलन था तो सिर्फ ये कहा गया था कि हम किसान हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। दूसरी बात, अब भी मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ भी हमारे किसानों को एमएसपी के ऊपर सरकार का क्या स्टैंड है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। और आज 9 साल हो चुके हैं सरकार सत्ता में आए, लेकिन आज तक ना किसानों के लिए, ना मजदूरों के लिए, ना ही कोई जो वायदे थे, चाहे वो 15 लाख का वायदा था, चाहे महिलाओं से सिलेंडर का वायदा था, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया गया। इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपने 3 गेस्ट देखे हैं, तो ये भी आपके प्रोबेबल कैंडिडेट हैं आईएनएलडी से, हिसार से, है ना। हो सकता है कि 2024 में आमने सामने आप लोग रहें, वो जेपी कांग्रेस से या आईएनएलडी से। रिएक्शन आपका? मुझे नहीं पता इनको एमएसपी की जानकारी कितनी है और किस समय से ये अगर तुलना करें तो इनको पता लगे कि एमएसपी अब क्या है और पहले क्या थी। क्योंकि और मेरे ख्याल से इनको ये भी शायद नहीं, इनकी बातों से मुझे लगता कि इनको ये पता है कि एमएसपी के बारे में कहना क्या चाह रही हैं। क्योंकि एमएसपी जिस प्रकार से पहले था, जिस व्यवस्था के हिसाब से था, उसी व्यवस्था से एमएसपी अब भी मिल रहा है, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, जो कि बहुत लंबे समय तक ठंडे बस्ते में रखी हुई थी, उनको प्रधानमंत्री जी ने ही इम्प्लीमेंट कराया और जितना एमएसपी आज मिल रहा है वो आपके सामने है। ना सिर्फ उसका अमाउंट, बल्कि जितनी फसलों पे वो दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से 17 फसलें हैं अब हरियाणा में जिस पे एमएसपी दिया जा रहा है। तो एमएसपी की ये बात है, ये शायद इनको पता नहीं, कहना ये चाह रही थी कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात थी, उसका क्या हुआ। तो अब ठीक है, वैसे लोगों से मुकाबला है तो ये भी ठीक है जिनको यही नहीं पता कि वो बात क्या करना चाह रहे हैं। दूसरा, बाकी क्या था और सिलेंडर, हाँ सिलेंडर, मेरे ख्याल से सिलेंडर हुआ या आवास हुआ या शौचालय हुए, इनका आंकड़ा ये किसी भी सरकारी रिपोर्ट से यदि निकाल के देख लेंगी तो इनको समझ में आ जाएगा कि करोड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं, करोड़ों की संख्या में लोगों के लिए आवास मुहैया कराया गया है। और सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के तहत, वो यदि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनती की जाए किन्हीं 4-5 चीज़ों की, तो उज्ज्वला योजना उनमें से। क्योंकि ये जहाँ रहती हैं उसके डबवाली रहती हैं, चौटाला गांव, तो उसके ठीक आगे राजस्थान शुरू हो जाता है। हो सकता है अपना गैस सिलेंडर ये राजस्थान से लाती होंगी ना 500 रुपये में, आपके यहाँ 1400-1500, पता नहीं कितने 100 में आजकल लेना पड़ रहा है। चलिए वो तो उसका राजस्थान में जो हो रहा है वो कितने दिन तक सस्टेन कर पाएगी कोई भी सरकार, वो एक अलग विषय। ठीक है, आखिरी एक सवाल, 2024 में जो चुनाव होंगे, मुझे याद है 2019 में कई लोग मुझे बोलते थे, या कई लोगों से जब मेरी बात होती तो कहते थे कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मीटिंग्स के लिए हमें फ़ोन नहीं करना पड़ता है, लोगों का फ़ोन आता है कि हमारे इलाके में मीटिंग रख लीजिए, हमारे इलाके में रख लीजिए। 2024 में जब आप लोग चुनाव में जाएंगे तो वही फिर मोदी नाम केवलम,
370, राम मंदिर, यूसीसी, आजकल तो ज्ञान व्यापी भी आ गया, वो भी रंग चढ़ेगा ही, या कुछ ये भी बताएंगे कि बतौर सांसद हमने ये भी भाई 2, 4, 10% ही सही हमने ये वाले भी काम किए हैं? नहीं, देखिए, जब आप चुनाव में जाते हैं और यदि आप पिछली बार लोगों ने चुन के भेजे हों तो व्यक्तिगत तौर पे और पार्टी के तौर पे और सरकार के तौर पे आपकी जवाबदेही है, इसमें कोई शक नहीं। आपको हर चीज़ का लेखा जोखा लोग मांगते हैं और लोग याद रखते हैं और लोगों को बताना पड़ता है। अगर वो आपको उस पर पूरा खरा नहीं पाते तो वोट से उसका जवाब भी देते हैं। आखिरी वो 5 बड़े काम जो आपको लगता है कि आपने हिसार से वादा किया था और 2024 में आप उसके दम पे, अपार्ट फ्रॉम 370, राम मंदिर और यूसीसी और ज्ञान व्यापी, ये 5 काम? नहीं, देखिए, अब बड़े काम की यदि बात करें, जब आप संसद में जाते हैं तो संसद में तो आम तौर पर राष्ट्रीय स्तर की ज़्यादातर चीज़ें हैं जो होंगी, तो उसको हम क्यों ना गिने? ना गिनी है, जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, तो इसलिए गिन दिया कि आपका समय नहीं, मतलब देखिए, उसमें जाया ना हो। 370, राम मंदिर, ये सब, मैं तो हिसार की 5 आपसे पूछ ली। दोनों चीज़ें हैं, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों बीजेपी की है, और उसी नाते बहुत व्यापक स्तर पे काम जो है वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश स्तर पे हो, प्रदेश से मतलब मेरा खुद का लोकसभा क्षेत्र भी उसमें आ जाता है, वो हुए हैं। बाकी जहाँ तक आमतौर पे सवाल घूम फिर के ये आ जाता है कि एमपी ने अपनी ग्रांट से क्या किया। आपको पता है एमपी की ग्रांट 5 करोड़ साल की होती है, और यदि मैं अपने क्षेत्र की भी यदि बात करूं तो 450 गांव हैं, 7 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, तो उसमें मिला के आप यदि उसको बांटने की बात करें तो 1-1 लाख रुपए भी प्रति यूनिट वो नहीं आ पाती। तो उस नाते, लेकिन फिर भी जो छोटे स्तर की यदि मैं बात करूं, उस ग्रांट की मैं बात करूं, तो मैंने कोशिश की है कि मैं गाँव में ओपन एयर जिम्स दे सकूं, गांव में मैं पानी के टैंकर भिजवा सकूं, जहाँ पे कोई बड़ा गांव है या ज़रूरत है तो ट्रैक्टर ट्रॉली भी भिजवाई हैं गांव की साफ़ सफाई उस रख रखाव के लिए। और अब जो मेरी आखिरी खेप आएगी, अभी रिलीज़ हुई है शायद 2 दिन पहले ही, तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि क्योंकि ये चीज़ें फ़िलहाल तो 50-50, 70-70, 80-80 गाँव में गई है, तो इतनों में या इससे और ज़्यादा जितनी भी उसके अंदर क्षमता है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। और उसके अलावा जो सरकार के जो काम हैं, जैसे जयप्रकाश जी जिक्र कर रहे थे, लुवास का इतना बड़ा सेंटर अलग से जो कैंपस बन रहा है, मेरे ख्याल से 1100 एकड़ में है वो, पता नहीं वो लोगों को क्यों नहीं दिखता। हर ज़िले पे मेडिकल कॉलेजेस बनने लग रहे हैं। और जहाँ तक हिसार की बात है, ये समझना ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशन के तौर पे हिसार से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन मेरे ख्याल से हरियाणा प्रदेश में तो कहीं और है नहीं। यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया मैंने, लुवास के कैंपस का जिक्र किया, यूनिवर्सिटी तो हिसार में 3 है ऑलरेडी, और कितनी यूनिवर्सिटी वहाँ लाएंगे। और शायद इनकी जानकारी में नहीं है, जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो बनी है वो है भिवानी की, लेकिन वो पड़ती है हिसार लोकसभा में, भवानी खेड़ा का जो हल्का है उसके गांव की ज़मीन के अंदर वो यूनिवर्सिटी है। और उसके अलावा जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका जो एक व्यापक स्तर पे जो बने हैं वो सबके सामने हैं, उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने बड़े बड़े हाईवेज़ बने हैं। कोई हिसार के थ्रू गए हैं, कोई उसके आसपास से गए हैं। लेटेस्ट आपका 152D है, वो भले ही हिसार से नहीं जाता लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा ये जो हाईवे आपका सिरसा से शुरू होके और पूरा अम्बाला तक जो बना हुआ है, तो ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो और मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन जो हिसार का जो एयरपोर्ट है वो भी आने वाले समय में एक बड़ी उपलब्धि बनेगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में, और क्यों, क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने चाहिए? इससे कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, इतना तो है कि हमारे यहाँ चुनाव देश में बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा से मेरा मतलब है क्योंकि हर प्रदेश का कभी यहाँ चुनाव हर महीने कहीं ना कहीं होता टाइम रहता टेबल है। शेड्यूल जो है वो अलग है। तो उस नाते ऐसा प्रतीत होता है कि जो केंद्र की सरकार है वो हमेशा चुनाव के दबाव में रहे। जैसे तो भले ही चुनाव प्रदेश का है,
लेकिन हर चुनाव में एक इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि अगर उसका नतीजा ऐसा आया तो केंद्र की सरकार पे उसका क्या असर होगा। दूसरा, खर्चे की बात भी है, क्योंकि चुनाव अगर इकट्ठे हों तो खर्चे पे अंकुश पाया जा सकता है। लेकिन देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ का देश है, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक व्यवस्था है, और वन इलेक्शन जिसमें स्टेट्स का और सेंटर का इलेक्शन इकट्ठा हो, उसके लिए बहुत व्यापक आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में संशोधन करने पड़ेंगे। चलिए, हम देश के संविधान लिए में सिर्फ करने हरियाना और पड़ेंगे। दिल्ली नहीं, हरियाना और केंद्र की मतलब राजनीतिक तौर पे उसका नफा है नुकसान है, नहीं, वो तो अपना नजरिए की क्योंकि बात, एक दूसरे का बैगेज कैरी करना होगा। वो तो नजरिए की बात है कि वही तो आपको मैं किस आपके तरह- नजरिए को समझना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरे हिसाब से अलग होना चाहिए चुनाव, अलग होना चाहिए। अलग होना चाहिए, क्योंकि मुद्दे अलग अलग होंगे। हाँ, और एक दूसरे का बैगेज भी एक दूसरे पे कैरी नहीं नहीं, होगा। बैगेज तो हमारी दोनों जगह, हमारी पार्टी की सरकार है, तो बैगेज तो जो भी है वो हमारा ही है, हमें ही ढोना है, ठीक चाहे है, वो केंद्र का है या प्रदेश का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू Thank you. वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया। तो हिसार के एमपी हैं, और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे वाले इंटरव्यू में सिर्फ सुनिए मत, मेहमानों को बोलते हुए सुनिए और उनके चेहरे को पढ़ने की भी कोशिश कीजिए, उससे ज़्यादा पत्रकारिता कुछ है नहीं। तो देखिए भी, सुनिए भी, और गौर से चेहरे के भाव को देखिए भी, आपको बहुत कुछ साफ साफ नज़र आएगा। बहरहाल, अगले एपिसोड में एक और योद्धा संसद मार्ग में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।